इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की ऐसी हड्डी बन गया है जिसे ना तो वो उगल पा रहे हैं और ना निगल पा रहे हैं। उगलेंगे तो मुंह में प्रॉब्लम आएगी और अगर खा गए तो आंतें फट जाएंगी। इस प्रकार से ये हड्डी फंस गई है गले में कि अब ना तो निकाले निकल रही है और ना घूटे घूट रही है। अब ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद समस्या का विषय बन गया है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप का ये मानना है कि किसान आंदोलन के पीछे अपोजिशन है, किसानों को भरमाया गया है और किसान एक भ्रमजाल के भीतर, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। किसान आंदोलन को बीजेपी स्वीकार नहीं कर रही है और उनका ये मानना है कि जो आंदोलनरत हैं ये किसान नहीं है बल्कि इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बीजेपी इस बारे में लेकर एक मत है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि जिस प्रकार 85 दिनों से ज़्यादा के वक्त से ये आंदोलन दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है वो बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा रहा है। क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी के समक्ष इतना बड़ा आंदोलन कोई अपोजिशन पार्टी तक नहीं कर पाई। किसानों की बात ही अलग है। यह आंदोलन से निपटने के तरीके बीजेपी खोज नहीं पा रही है कि इस आंदोलन से आखिर निपटा कैसे जाए, क्योंकि यह आंदोलन दिनों दिन जिस प्रकार से ताकतवर हो रहा है, एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना रहा है। यह बीजेपी की लीडरशिप की समस्या है। शायद यही कारण है कि कल देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और होम मिनिस्टर अमित शाह बैठे और एक काउंटर स्ट्रेटजी तैयार हुई। काउंटर स्ट्रेटजी यह है कि किसानों के बीच फैले इस तथाकथित भ्रमजाल को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि हिंदी पट्टी में जितना नुकसान हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हरियाणा से लेकर पंजाब तक भारतीय जनता पार्टी को झेलना और भुगतना पड़ रहा है। और इसका इम्पैक्ट इस साल पश्चिम बंगाल, असम और दूसरे राज्यों में करीब इस साल छोटे बड़े मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव हैं, उन पर इसका क्या सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। और 2022 के शुरुआत में बहुत ही हाई प्रोफाइल असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड का है। वक्त बहुत थोड़ा बचा है और अगर इस आंदोलन के बहाने अपोजिशन ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली और जन भावना बीजेपी के खिलाफ गई तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल डेंट होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी लगी चोट बेहद नुकसानदायक होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उत्तर प्रदेश हारने का मतलब कि पेंटागन हारना। उत्तर प्रदेश की ये पॉलिटिकल पावर है। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस है बीजेपी का। आज पंजाब में आए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है। नगर निकाय के जो चुनाव हुए लोकल बॉडीज के पंजाब के भीतर, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का लगभग सफाया हो गया है। कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है पंजाब के लोकल बॉडीज के चुनाव में। भटिंडा, जिसको 53 साल में कांग्रेस जीत नहीं पाई थी अकालियों से, 53 साल से, उस भटिंडा को कांग्रेस ने जीत लिया। 53 सालों में यह इतिहास रचा गया है। हरियाणा में भी कमोबेश यही हालात हैं और जहां से सर्वाधिक ताकत भारतीय जनता पार्टी को मिलती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 120 सीटें, 19 जनपद, वहां के हालात ठीक नहीं है। यह आंदोलन उधर बहुत मजबूत हो रहा है और यह आंदोलन अब टिकैत बंधु पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। बाराबंकी, बस्ती और फतेहपुर में उनकी रैलियां प्लान्ड है। तो अब बीजेपी इसका काउंटर तलाश रही। काउंटर के लिए उन्होंने एक चेहरा तलाशा, उनका नाम है संजीव बाल्यान। ये भी उसी बिरादरी, उसी गोत्र से आते हैं जिस गोत्र के टिकैत बंधु हैं। जिस खाप महापंचायत के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं नरेश टिकैत, उसी से बिलोंग करते हैं संजीव बाल्यान। ये बाल्यान एक गोत्र है जाटों में। तो अब बीजेपी ने उनको आगे किया है कि इस मसले को हैंडल करें। तो आज संजीव बाल्यान ने अपने घर पर पार्टी के नेताओं की, किसान नेताओं की और पश्चिम के जो ताकतवर उनके नेता, उनकी बैठक बुलाई और रणनीति बनी कि किसानों तक पहुंचा जाए।
लेकिन कैसे पहुंचा जाए इसके तरीके अभी खोजे जाने बाकी हैं। तो टिकैत परिवार का बढ़ता प्रभाव उत्तर प्रदेश के भीतर यह भारतीय जनता पार्टी में खतरे की घंटी को बजा गया है। जिस टिकैत परिवार की राजनीतिक क्षमता बहुत कम हो गई थी, घटकर सीमित हो गए थे, उत्तर प्रदेश सरकार की एक गलती के कारण यह आंदोलन मजबूत हो गया, ताकतवर हो गया, बल्कि इसमें नई जान आ गई। और ये टिकैत बंधु अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपोजिशन से ज्यादा बड़ा खतरा बन गए हैं राजनीतिक तौर पर। तो बीजेपी के पास क्या एक्शन प्लान है और किसानों के इस आंदोलन से निपटने की तैयारी क्या है? अब कल रेल रोको आंदोलन भी है। नरेश और राकेश टिकैत लगातार दौरे कर रहे हैं, अब उनका पूरे देश में भ्रमण का अभियान है। तो निश्चित तौर पर इस पर पॉलिटिकल डेंट किसको पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी बानगी आज पंजाब में देखने को मिली। जिस कांग्रेस के खिलाफ कभी माहौल था, आज वो कांग्रेस वहां अपने जन्म काल से सबसे ज्यादा ताकत से जीत कर आई है। भटिंडा आपके समक्ष उदाहरण है। अकालियों का गढ़ है, बादल फैमिली भटिंडा से ही आती है और वहां वो सफाया हो गया उनका। तो आप समझें कि बीजेपी तो पंजाब में उनकी सफाया तो हुआ ही, अकाली भी डूब गए उनके साथ। तो ट्रेंड क्या बताता है? नुकसान है। तो इस नुकसान का आकलन केंद्रीय नेतृत्व ने कर लिया है। यूपी गवर्नमेंट ने किया है नहीं किया, यह अलग विषय है, पर संगठन बीजेपी को पता है कि नुकसान हो गया है, डैमेज हैज बीन डन। और अब तो लगातार जयंत चौधरी रैलियां कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं। अभी तक तो जिलावार मंडलवार कर रहे थे, अब जयंत चौधरी ने चाल बदल दी है। अब वो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच रहे हैं जहां भी आरएलडी के कभी कोई भी फुटप्रिंट रहा है, हर जगह पहुंच रहे हैं। किसान महापंचायतें उनकी हो रही। प्रियंका गांधी भी कोशिश कर रही हैं और अरविंद केजरीवाल, उनकी भी सीरीज से कई महापंचायतें प्लान है, पहली मेरठ में है 28 फरवरी को। तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही किले में घिरती जा रही है। दिनों दिन दायरा तंग होता जा रहा है बीजेपी के लिए। इनसे निपटने का फार्मूला क्या है, वो फार्मूले की तलाश है। आज हम डिबेट में वही तलाशने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी इस आंदोलन से राजनीतिक तौर पर कैसे निपटेगी। कुछ बयान, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आप विरोध करना सीखो, इनका विरोध करो और इनको केवल वोटों से हराया जा सकता है। भाजपा पार्टी में खूब खलबली में गिरी अगर इसमें शुरुआत आ गई तो 16 एमपी कम तक हमें एकदम टूट कांग्रेस में था। 16 एमपी एकदम टूटता है। आने वाले कल की तो देख रही बातचीत, आने वाला कल कितना खतरनाक होगा, ऐसी तो उम्मीद की सुबह इनकी जैसा ही जोड़ दिया काम। ये जो कानून सरकार रोकना चाहती है, इनकी स्वीकार्यता जनता में, समाज में नहीं। हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। जाट समुदाय है भारतीय जनता पार्टी से दूर होता जा रहा है और नाराजगी है उनके बीच में। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो दूर पास मत करो, हमें आइडेंटिफाई मत करो। किसान आंदोलन उसे वही रहने दो। किसान आंदोलन पे क्या कहेंगे? लगातार आंदोलन जारी है, कई किसानों की जान भी चली गई है। बिल्कुल, बातचीत हो, हल निकलेगा। बातचीत से हल निकलेगा। और क्या इसके अलावा तरीका क्या? तो आज की इस महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रोफेसर सुधीर पंवार जी हैं, बहुत ही जाने माने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। दीपक सिंह मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे कांग्रेस से। सुनील सिंह साजन मुझे ज्वाइन करेंगे, समाजवादी पार्टी से हैं। अनिल दुबे आ चुके हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। और धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी, ये भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। नवीन श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताइए कि आपके पास क्या रणनीति है? जैसा कि अमित शाह और नड्डा के बयानों से और उनके तौर तरीकों और मीटिंग से लग रहा है कि 3-4 दिनों में आप कोई काउंटर स्ट्रेटजी बनाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आप राजनीतिक तौर पर कैसे निपटिएगा? ब्रजेश जी, देखिए, निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित के लिए वर्षों से लंबित जो कृषि बिल लाए, उस पर हताश और निराश राजनीतिक जमीन अपनी खो चुके भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल और कुछ ऐसी ताकतें जो भारत की एकता और अखंडता को डिस्टर्ब करना चाहती हैं, उसके बहुत सारी चीज़ें सामने आई भी हैं। हमारे संगठन का ये उद्देश्य है कि किसानों के बीच जाकर हमें जो
देशद्रोही राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं उनके क्या मंसूबे हैं उसको बताना है, और किसानों के हक में जो ये निर्णय लिया गया है इसमें क्या चीज़ें हमने उनके बेहतरी के लिए की उसको बताना है। मैं अभी आपकी बात सुन रहा था ब्रजेश जी, आपने पंजाब के लोकल बॉडी इलेक्शन के नगर निकाय के चुनाव के परिणाम को एक ट्रेंड बताया, लेकिन ब्रजेश जी अगर पंजाब के नगर निकाय के ट्रेंड ये बताते हैं कि वहाँ पर बीजेपी सफलता नहीं पाई, कांग्रेस को सफलता मिली, तो मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब में बीजेपी की सरकार है, लोकसभा के 19 के चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार है, 19 के चुनाव में कांग्रेस को वहाँ ज़्यादा सफलता भी मिली थी, और अकाली दल और भाजपा का गठबंधन टूटने से हम सब कमज़ोर हुए हैं, अकाली भी कमज़ोर हुए हैं, हम भी कमज़ोर हुए हैं। लेकिन अगर पंजाब के लोकल बॉडी इलेक्शन को आप ट्रेंड मान रहे हैं, इस पर रेफरेंडम मान रहे हैं, तो कुछ दिनों पहले पूरे देश के विभिन्न राज्यों में 59 असेंबली इलेक्शंस हुए थे और उसमें 41 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो इसको आप ट्रेंड नहीं कह सकते हैं, इसको रेफरेंडम नहीं कह सकते हैं। हमारे संगठन का हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नेशनल ट्रेंड माना जाए, नहीं हम इसको ट्रेंड नहीं ब्रजेश जी, अगर आप पंजाब के नगर निकाय के चुनाव को इस पर रेफरेंडम मान रहे हैं तो फिर आप जो 59 में से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने देश के विभिन्न राज्यों में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक जीती, उसको भी मानना चाहिए। पंजाब को वो भी एक रेफरेंडम था। एक चीज आपको ये कब लगा कि किसानों के बीच जाना चाहिए? इतनी देर से कैसे आप नहीं देर से नहीं, देखिए ब्रजेश जी, लगातार किसान यूनियनों के साथ, किसान नेताओं के साथ बातचीत हो रही थी। आप देखिए शुरुआती दौर में जब आंदोलन शुरू हुआ तो विवादास्पद नारे लगाए गए, उसके बाद मैं तो किसान आंदोलन के नेतृत्व करता हूं कि मैं तारीफ भी करूंगा कि उन्होंने ऐसे तत्वों को दूर कर दिया। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो 26 जनवरी को हुई, पूरा देश इससे चिंतित हुआ, आप भी चिंतित हुए, हम सारे लोग चिंतित हुए। ये कब से आप लोग निकलोगे जनसंपर्क में? नहीं ब्रजेश जी, और थोड़ा समय दीजिए। लेकिन उसके बाद अभी विगत कुछ दिनों में जो चीजें सामने आई, जो हमारी खुफिया एजेंसियों ने इनपुट जुटाए हैं, जो प्रमाण जुटाए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से भारत में अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चिंतित है। और इसके लिए हमारे जो बड़े लीडर हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हैं, वहां हमारे संगठन तो क्या आप ये कहने जाओगे किसानों को कि आप कितने देशद्रोही हैं, या नहीं, आपके भीतर हम ये बता, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों की बेहतरी के लिए लगातार बात करके उनके लिए बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन हम किसानों को, अपने भाइयों को यह बताना चाहते हैं कि आपके प्रदर्शन की आड़ में, आपकी मांग की आड़ में कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो भारत की एकता अखंडता को प्रभावित करने का कुचक्र रच रही है, यह हम बताना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर सुधीर पंवार जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये राज्य योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं, प्रोफेसर भी हैं और कृषि के मामलों के विशेषज्ञ हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में शामली के रहने वाले हैं। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, बहुत दिनों के बाद आप डिबेट में आज मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर किस प्रकार से पड़ा? देखिए, जो किसान की स्थिति थी, ये तो एक टिपिंग पॉइंट है जो भाजपा ने जो ला के दिया, ये 3 कानून जो था। वैसे भी देखा जाए तो किसान की स्थिति जब से भाजपा की सरकार आई केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, तब से वो खराब की तरफ है। एक ताज़ा उदाहरण गन्ने के रेट का है, जहाँ एक भी पैसा नहीं बढ़ा, जबकि सरकार ने खुद ही बिजली के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम सरकार बढ़ाती है, यूरिया के दाम सरकार बढ़ाती है, डीएपी के दाम सरकार बढ़ाती है। तो ये धीरे धीरे एक किसानों में भाजपा के प्रति नाराजगी शुरू हो गई थी, जो क्योंकि वो उसका आर्थिक कारण है। सामाजिक कारण पे तो बाद में आऊँगा, उसका आर्थिक कारण है। तो आर्थिक कारण के बाद में फिर एक ये ऐसा कानून आया जिसमें किसानों को ये लगा, शुरू में तो ये नहीं था, लेकिन बाद में किसान इसे समझ के आए कि ये अब हमसे ज़मीन छीनने का एक कानून बना दिए गए। और मैं आपको ये बता दूं, जो भाजपा ने शुरू से इसके बारे में कई तरीके से सोल्व करने की कोशिश की है, तो आज का अटैम्प्ट है, पहले खालिस्तान के तरीके से बताया, फिर पंजाब का बताया, फिर हरियाणा के कुछ लोगों का बताया, फिर कुछ गुमराह लोगों का बताया। अब आज की तारीख में कोई किसी के पास समय नहीं है, आदमी निमंत्रण पे नहीं जाता। यदि चिट्ठी आ जाए कहीं तो निमंत्रण पे नहीं जाता, वहाँ पे लोग 90 दिन से बैठे हुए। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो समझदारी है, कोई ना कोई तो कन्विंस करने का पावर है। और सामाजिक जो है, मैं उससे भी मेरा मतभेद है, जो भाजपा या मीडिया कहता है कि ये जाट आंदोलन है। ये सभी बिरादरी का आंदोलन है। और अब तो ये आप जितने बिरादरी हैं सब में आंदोलन है अब। और धीरे धीरे जो एक मतलब गांव में जिस तरीके से कम्युनिकेशन जाता है और लोग जुड़ते हैं, उसी तरीके से लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, आप तो खुद शामली के रहने वाले हैं जी। बीजेपी के नेता या बीजेपी के लीडर्स क्या जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं?
नहीं, कई गांव में तो शायद आपके चैनल पे ही मैंने देखा, लिख के लगा दिया गया कि हमारे गांव में भाजपा के नेताओं का प्रवेश वर्जित है। हालांकि वो ठीक बात नहीं है, लेकिन वो लोगों का एक एक्सप्रेशन है, नाराजगी है। अच्छा, भाजपा क्या समझाएगी जाके कि आप दिग्भ्रमित हैं? कोई मानेगा इस बात को? जिसने कानून खुद पढ़ लिए हो वो इस बात को मान लेगा कि नहीं, हम साहब गलत तरीके से सोच रहे। तो फिर संजीव बालियान वगैरह का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो जनता के बीच जाते हैं? तो आपका क्या आकलन है? नहीं, संजीव बालियान जी ने तो खुद ही कहा, जितना हिस्सा आपने दिखाया, कि ये किसानों का आंदोलन है, जाटों का आंदोलन नहीं है। अब बहुत लोग दिखा चुके। खट्टर साहब तो हरियाणा में समझाने गए थे, चीफ मिनिस्टर थे, नहीं सभा कर पाए। हरियाणा में सारे सार्वजनिक कार्यक्रम सरकार के बंद हो गए। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी है, और ये वो इलाका है जो, बता दूं आपको, थोड़ा सा याद दिला दूं, जब 2013 के बाद में अमित शाह जी ने शामली से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे जाटों को ये कहा था कि आपके स्वाभिमान को ठेस लगी, बदला लेना होगा, वो बैलेट से बदला लेना होगा। उसकी रिपोर्ट भी हुई थी। जी जी जी, याद है मुझे जी। आप याद है ना? जी जी। अब किसान जो है, जब टिकैत जी रोए तो किसान भी तब भी सेंटिमेंटल था, अब भी सेंटिमेंटल है। एक बात बताओ, मैं अभी तक डिकोड नहीं कर पाया, आप तो बहुत बेहतर से समझते हैं पश्चिम को, कि अचानक से टिकैत बंधुओं को इतनी ताकत कहाँ से आ गई? नहीं, टिकैत बंधु की, एक तो आप ये समझिए कि ये पिछले 5 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की किसानों के प्रति नीति थी, उसका एक इमोशनल जो मोड था वो था। मतलब वो एक ज्वालामुखी था जो फट पड़ा। यदि आर्थिक बदहाली ना होती तो शायद इतना रिएक्शन ना होता। वो तो कि हम एक पॉइंट तक इंतजार करते हैं, लेकिन जब लगा कि कुछ मिल भी नहीं रहा और ये लोग अब हमारी बेइज्जती करने पे भी आ गए, तो एक इमोशनल कोड वहां पे लोगों के बीच में आया। उन्होंने कहा कि अब सहन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नेक्स्ट राउंड में मैं आपसे इसके अर्थ के आर्थिक मसलों पर भी चर्चा करूंगा। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी ने काउंटर स्ट्रेटजी तैयार कर ली है और संजीव बालियान को आगे लाया गया है। और कल आपने सुना होगा और अखबारों में भी पढ़ा होगा, और नवीन जी ने भी काफ़ी ट्वीट वगैरह किया और लोगों को बताया है कि बीजेपी की एक काउंटर स्ट्रेटजी है कि 3-4 दिनों के भीतर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में छा जाएंगे और गांव-गांव, गली-गली, जिले-जिले जाके किसानों की पंचायत करेंगे, रैलियां करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं और इसमें अपोजिशन का हाथ है। देखिए ब्रजेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री भी अब किसानों के बीच जाएंगे। एक बात तो साफ हो गई है कि पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाह रही थी कि वो किसानों की सुनेगी या तीनों ये काले कानून जो कृषि के हैं ये वापस लेंगे। इसीलिए इतनी बैठक पे बैठक और बैठक बेनतीजा निकली, क्योंकि मंशा पहले से साफ है कि हमें देश के चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम करना है। देश के करोड़ों अन्नदाताओं से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई लेना देना नहीं। एक पवार साहब को हम सुन रहे थे, पवार साहब ने एक अच्छी बात कही, जो आपने कहा कि अचानक इतना गुस्सा क्यों। पवार साहब ने कहा एक दिन का यह गुस्सा नहीं है, धीरे धीरे गुस्सा करके जब आप उनको आर्थिक रूप से तोड़ देना चाहते हैं, आप उनकी जमीन छीन लेना चाहते हैं, आप जितना, देखिए हम लोग तो ब्रजेश जी, मैं आपकी डिबेट में इस बात को कह सकता हूं, मुझे एक गलतफहमी थी। मैं ये सोचता था कि इस देश के मालिक मोदी जी हैं। इस आंदोलन में समझ में आया कि मोदी जी के भी मालिक हैं, वो अपने मालिकों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर लोकतांत्रिक सरकार होती और देश की सरकार होती और एक तरफ 2-4 उद्योगपति होते, दूसरी तरफ करोड़ों किसान, हर पॉलिटिकल पार्टी, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट में फैसला ले लेते कि ये काले कानून महापंचायत कर रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कोई पंचायत नहीं कर रही है। एक का नाम है समाजवादी पार्टी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी आपके एक्स पार्टनर बहुजन समाज पार्टी। तो आप लोग की दिलचस्पी किसान पंचायतों में नहीं है क्या? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि आपने सवाल किया तो एक बात पूरे प्रदेश और देश में बात साफ हो जानी चाहिए कि इस किसान आंदोलन को लेके जितना समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम चलाए हैं, मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक पार्टी चला पाई होगी, ये भाजपा भी नहीं चला पाएगी। 10,000 से ज्यादा ब्रजेश जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं पर अब तक योगी सरकार ने FIR कर दी है, हजारों लोग जेल जा चुके हैं, सबके खिलाफ नोटिस है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सख्त निर्देश दिया है
कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी अनिल दुबे, और जरूरत पड़ेगी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जरूरत पड़ेगी तो किसान थैंक यू गोष्ठी भी करेंगे, हम लोग कर ही रहे हैं। ऑलराइट, अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। भाई अनिल दुबे जी, मैं डिबेट में पहले भी कह चुका हूं और फिर मेरा आपसे वही प्रश्न है कि इस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिशियरी जिसकी लॉटरी लग गई है प्रोफेसर साहब, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोकदल, जिनकी सभाओं में 100-500 लोग नहीं आते थे। आज जयंत चौधरी की सभाओं में उमड़ रही भीड़ ये बताती है कि यही लोग सबसे बड़े पॉलिटिकल बेनिफिशियरी हैं। तो आप इसकी राजनीतिक फसल क्यों काट रहे हैं? ये तो किसानों का आंदोलन है अनिल दुबे, आप इसका राजनीतिक लाभ क्यों ले रहे हैं? ब्रजेश जी, राजनीतिक लाभ की बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को, किसानों को ने जो गलती की थी, जो उन्होंने किसी बहकावे में आकर के जो गलत निर्णय लिए थे, उनको लगा कि किसानों के सच्चे हमदर्द चौधरी अजीत सिंह जी कौन से गलत निर्णय किए थे किसानों ने? राष्ट्रीय लोकदल और किसानों ने कौन से गलत निर्णय किए थे दुबे जी? गलत निर्णय क्या? हाँ, गलत निर्णय यह किया था कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और देश में सत्ता में लाने का काम किया था। तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना कोई गलत निर्णय होता है? ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? मतलब आपको वोट मिले तो सही, गलत निर्णय, और बीजेपी को वोट दे तो गलत? नहीं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था कि शायद बीजेपी हमारे लिए कुछ काम करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। किसानों को समझ में आ गया कि ये किसानों की बात केवल करते हैं, किसानों के हमदर्द नहीं है, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। काले कानूनों पर किसान इतने दिन से आंदोलन कर रहा है और ये जो है उस कानून को वापस लेने की बात नहीं कर रहे हैं। पंडित जी, मैं वही तो कह रहा हूं, किसान स्वीकार नहीं कर रहा है। आंदोलन और किसानों के इमोशंस का आप राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हो, यही तो मेरा आरोप है आपके ऊपर। हम राजनीतिक लाभ, ब्रजेश जी, हम राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, हम किसानों के विकास के लिए काम करते हैं, हम किसानों के उत्थान के लिए काम करते हैं। किसान का जिसमें भला हो हम उसके लिए काम करते हैं, पहली और वही हम कर रहे थे, वही हम कर रहे हैं और वही करते हैं। समाज सेवा के लिए करते हैं क्या? आप भी तो राजनीति के लिए ही करते हैं। बिल्कुल, हम समाज नहीं, हमारा पहला उद्देश्य ब्रजेश जी समाज सेवा ही है। हम समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, हम किसानों के विकास के लिए काम कर रहे हैं और किसानों के प्रति जहां भी अन्याय होगा राष्ट्रीय लोकदल खड़ा रहेगा, उसके लिए आंदोलन करेगा। कि जितना भी जयंत चौधरी की सभाएं हो रही हैं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यक्रम लग रहे हैं, आपके पीछे समाजवादी पार्टी है। नहीं, समाजवादी पार्टी से हमारा समझौता है। समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग मिलकर के चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा राजनीतिक अलायंस है, हमारी समान विचारधारा है, उसमें कोई आपत्ति थोड़ा है कि समाजवादी पार्टी से हमारा समझौता। बदले हुए माहौल में क्या आप सपा से ज्यादा सीटें एक्सपेक्ट करेंगे? चलो सीटों का बंटवारा भी यहीं पे बात कर लेते हैं। अब लगे हाथ, आपने कहा तो अब आपको ज्यादा शेयर चाहिए क्योंकि अब आप ज्यादा इमोशंस को कैश कर सकते हैं। नहीं, बात सीटों की नहीं है, हम लोगों के बीच जब पिछले साल जितनी पिछली बार जो सीट दी गई थी उतने पे ही आप लड़ोगे, आप क्या करोगे? नहीं, सीटों की बात जहां तक ब्रजेश जी जब होगी तो नेतृत्व तय करेगा। इस पर यहाँ पर आप स्वयं तो ये मानते होंगे कि अब आपकी हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए, इतना तो महसूस करते होंगे। नहीं, हमारी ये बात तो दोनों दलों के नेता बैठ करके तय कर लेंगे, जो जहां जीतने की स्थिति में होगा वो लड़ेगा। लेकिन आज सवाल चुनाव का नहीं है, आज सवाल किसानों के सम्मान का है। आज किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है। मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूं अपने। नहीं, आज तो ब्रजेश जी किसानों को राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है, किसानों को देशद्रोही बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के आंदोलन पर बात तो आप जयंत चौधरी को करारी टक्कर मिलने जा रही है। आपको आज हमें संजीव बालियान अपने मंत्रियों की फौज के साथ उतरने वाले हैं अगले 3-4 दिन में, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश घूमेंगे। अब क्या करेंगे जयंत चौधरी? ब्रजेश जी पूरे केंद्र की सरकार किसान आंदोलन पर लगातार वार्ता कर रही है। पूरी केंद्र सरकार तो पहले से उतरी हुई है, उसमें किसी एक व्यक्ति के उतरने से क्या होगा? जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक इस देश का किसान आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। काले कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे, उसके पहले कुछ नहीं होगा। किसान अपने मान सम्मान को, अपने विकास को, अपने भले को सब पहचान रहा है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धर्मेंद्र मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं, मीडिया प्रभारी और सीनियर लीडर हैं भारतीय किसान यूनियन के।
तो भाई अब राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को टक्कर देने के लिए संजीव बालियान के नेतृत्व में बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है, तो कैसे आपके निपटिएगा इस खास प्लान से? जी देखिए ब्रजेश जी, आप बहुत होशियार और समझदार हैं, आपकी काफी कदर करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने काम 700 रैली करके समझाएंगे, तो इन्होंने अपनी 700 रैली भी कर ली। संजीव बालियान जी हैं, संजीव बालियान जी को लाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी क्या ये समझती है कि एक ही बिरादरी में आंदोलन है, और लोग तैयार हैं जी। वो संजीव बालियान जी का भी इंतजार कर रहे हैं कि 4 साल में क्या हमारे गन्ने क्या उत्पादन लागत नहीं बढ़ी। वो संजीव बालियान जी से पूछने के लिए आज कहीं फोन आए कि भाई कोई हमारे पास नेता आएगा तो हम पूछेंगे कि हमारे गन्ने का मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया गया और हमारा 14 दिन में भुगतान क्यों नहीं किया गया। तो ये तो लोग तैयार है जी, ये गाँव में जाए इन्हें पता लग जाएगा। ऐसा लगता है कि आप किसानों को भड़का रहे हैं ताकि संजीव बालियान जब उनके बीच जाएं तो सवाल भी आप ही तैयार कर रहे हो, इसका मतलब जी सवाल आप तैयार कर रहे हैं कि संजीव बालियान से क्या पूछा जाए? नहीं, हम तो सवाल तैयार नहीं कर रहे, हम तो लोगों को कह भी रहे हैं कि हम ब्रजेश जी, मैं तो आपके टीवी के माध्यम से ये कह रहा कि मैं तो ये भी कह रहा हूं कि भाई पूछना जरूर, गन्ने का मूल्य 4 साल में क्यों नहीं बढ़ाया गया। और आपकी डिबेट को गांव में सब सुनते हैं, क्योंकि मैं भी गांव से ही लिंक करता हूं, तो आपके टीवी के माध्यम से ही मैं कह रहा कि भाई ये जरूर पूछ लेना कि गन्ने का मूल्य क्यों नहीं बढ़ा 4 साल में। यानी कि आप उत्तर प्रदेश में भी कॉरपोरेट के साथ खड़े हो और केंद्र भी कॉरपोरेट के साथ खड़ा है, तो क्या देश को कॉरपोरेट चलाएंगे ब्रजेश जी? जनता जवाब देने के लिए तैयार है। तो किस खाने में ले जाके फेंक दें भाई? कोई पसंद देश नहीं को कर रहा कॉरपोरेट की भी तो जरूरत है। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद किसान के दम पर नहीं चल सकता ब्रजेश जी। हर देश में जहां पूंजीवाद और साम्राज्यवाद खड़ा है वहां पे किसानों को डायरेक्ट सपोर्ट है, या तो डायरेक्ट डोमेस्टिक सब्सिडी है या फिर सपोर्ट प्राइज है। भारत सरकार की तो झोली खाली है। यूएसए में और अमेरिका में जितना मतलब किसानों को सब्सिडी दी जाती है उतना तो भारत सरकार का बजट भी नहीं है। तो उनकी पॉलिसी हमारी पॉलिसी में अंतर है। ये वो पिछड़ा हुआ मॉडल लेकर आए हैं जो पिछले 4 दशक से अमेरिका में फेल हो चुका है। ये आंदोलन दरअसल राजनीतिक आंदोलन है जी, अपोजिशन का आंदोलन है, और किसानों को एक भ्रम जाल में फंसाया गया है। और अगले 15-20 दिन बीजेपी के लीडर आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके जनपद में रहेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। जी 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 पहले तो ब्रजेश जी मैं आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं कि कोई टीम आए, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर। पहले तो इन 3 बॉर्डर पे भी मिले ना, अंदाता तो उनके द्वार पे बैठा है, हमें भी संतुष्ट कर दे। दूसरा मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मैं वो भूल गया अभी जो बात आप कह रहे थे, स्लिप होगी एकदम दिमाग से। हाँ, नवीन जी भी है ना। एक तो ये है कि आप यहाँ, हाँ दूसरी बात आपने अभी जी, हाँ दूसरी बात आपने क्या पूछी थी मेरे से, हाँ, कि आप संवाद स्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं मिसप्लेस हो गया। खैर मैं ये कहना चाहता हूं स्थापित करेंगे कि पहले हम यहाँ जो नहीं, हम संवाद स्थापित करने के लिए तैयार है पहले जी। नहीं, हम स्थापित करेंगे, पहले तो वो हमें ही समझाते, उनको वहां दौड़ लगाने की क्या। हाँ मेरे बात ध्यान आ गई, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि 1 महीने बाद गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो जाएगी, किसान जो है यहां से चला जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। कल से हम जो है हर पंचायत में एक ही नारा देंगे कि एक फसल दान दे दो, अगर आपको आग भी लगानी पड़े तो लगा दो, आंदोलन जारी रखो। पर आप ये बताओ, अभी तक तो पश्चिम में थे ये टिकैत बंधु, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं। मुझे आज कोई बता रहा था कि बाराबंकी, बस्ती और फतेहपुर, तो क्या आंदोलन अब इधर भी लाने का प्लान है क्या? ब्रजेश जी नहीं ब्रजेश जी आप, मैं आपको बताऊं, आप बड़ी बात को सुनते हैं। बात उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश में 23 तारीख में गौतम बुद्ध नगर में रैली है, 24 में बाराबंकी में है और 25 में मुंडेरवा है, जो गन्ना बेल्ट का मतलब एक कभी हार्ट हुआ करता था उत्तर प्रदेश का। मुंडेरवा में हमारे साथ किसान शहीद हुए थे। उसके बाद मैं आपको बताऊं
कि हमारी मध्य प्रदेश में 3 सभाएं लगी है, 3 राजस्थान में लगी हैं, महाराष्ट्र में 20 तारीख में यवतमाल में है, और उसके बाद फिर हम बंगाल की भी 2 सभा करना चाह रहे। तो हम तो पूरे देश में फाउंडेशन, मतलब बीजेपी को जितना राजनीतिक नुकसान करने है उसकी पूरी प्लानिंग आपने कर रखी है। एमएसपी बंगाल में भी चाहिए। नहीं, अपने आंदोलन को कैसे जीत कर जाए इसकी प्लानिंग हमने की है। नहीं, उन्हीं जगहों पे जा रहे हैं जहां चुनाव है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं सरकार को। बंगाल के किसान को भी ब्रजेश जी, देखो सबकी अपनी रणनीति होती है जी, नस कौन सी ढीली है, जो दबाए से दर्द ज्यादा करेगी तो वही तो ये कहो ना, स्वीकार लिया आपने। देखो नॉन पॉलिटिकल लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अंत में आके। ओके, वीरेंद्र जी आ गए हैं भाई, धर्मेंद्र मलिक के दोस्त भी हैं। भाई वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की है कि अगले 3-4 दिनों के अंदर वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में छा जाएंगे, गांव-गांव, गली-गली, गांव-गांव, पैर-पैर, जो नवीन जी अभी बता रहे थे, तो सब जाएंगे और बताएंगे कि किसान नहीं, ये विपक्षियों का आंदोलन है और देशद्रोही भी एलिमेंट है, राष्ट्रद्रोही भी हैं इसमें। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, बीजेपी के नेता योजना तो बना रहे हैं, लेकिन ये जा पाएंगे गाँव में, इस बात को लेकर संशय है। पुलिस के दम पर कुछ बाजारों चौराहों पर तो घूमा जा सकता है, लेकिन गांवों में अगर किसान आंदोलन को ये बताया जाएगा कि ये देश विरोधी है और ये किसान नहीं है, तो बीजेपी के नेताओं को गांव में ये भी बताना पड़ेगा कि 80 रुपया डीजल जो बिक रहा है किसानों के लिए, वो भी फायदेमंद है कि नहीं है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। खाली इतने से बचेंगे नहीं। किसानों के बच्चों की स्कूल की फीस कोरोना काल में क्यों माफ नहीं हुई, ये भी उनको बताना पड़ेगा। अब गांव में आए रहे हो तो सब सवाल का सामना करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने 50 रुपया और 50 किलो की जो यूरिया की बोरी थी उसको 45 किलो का क्यों कर दिया। आप लोग तो सवाल ही ड्राफ्ट कर दे रहे हो। नहीं, किसानों को पूछने तो आप लोग सवाल क्यों बता रहे हो? नहीं, हम तो अच्छा ठीक है, ये एक योजना बना लिए, ये लोग सवाल बता रहे हैं। सवाल बता नहीं रहे, जो चर्चा में है, जिस पर लोग बात कर रहे हैं। भाई ये अपने यहाँ बैठ के एसी कमरे में मीटिंग कर ले, योजना बनाए, अब आए गांव में और वहां पर भी तमाम सवाल जवाब होंगे। अच्छा, ये आ रहे हैं सबको खलनायक बताने, तो किसान यूनियन ने भी कह दिया है कि जो भी किसान भाई अपने यहाँ शादी ब्याह करेगा वो बीजेपी नेताओं को कार्ड ना दे, और कार्ड दे तो 100 आदमी के खाने का जुर्माना उस पर लगेगा। ऐसा कहा गया? हाँ, ऐसा कहा गया है। अब ये सामाजिक रूप से देखिए, अभी इनका शादी ब्याह भगावा जाए लगी है। क्या प्रोफेसर साहब ये बात सही है? सुना जाता है, मतलब कोई स्ट्रक्चर्ड है ऐसा तो नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो मैं थोड़ा वीरेंद्र जी कंप्लीट कर लें, फिर मैं आता हूँ आपको। देखिए, वीरेंद्र जी कंप्लीट कर लें। आज राकेश टिकैत ने यह कहा है कि बलिदानी जत्था तैयार रखो। इसका मतलब है कि उनको आशंका है कि कहीं बल का अगर प्रयोग होगा तो लोग त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहें। ये आंदोलन लंबा चलने वाला है, वो भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बातें देखिए सब साफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी पंचायत करे तो भाई सब ठीक है, और विपक्ष पंचायत करे तो धारा 144 और जेल और मुकदमा, ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है, क्या बीजेपी जन्म जन्मांतर तक तो राज करेगी नहीं, वो भी कभी विपक्ष में जाएगी। तो ऐसा नियम कानून अब न बनाओ दूसरों के लिए जो खुद पर जब लागू हो तो तकलीफ हो। एक बात बताओ मुझे, ये जो टिकैत फैमिली का अचानक से राजनीतिक ताकतवर ये हुए हैं, क्या संजीव बालियान इनको टक्कर दे पाएंगे? बीजेपी की ये रणनीति क्या आपको लगती है कारगर होगी? देखिए, इसमें संजीव बालियान कोई टक्कर नहीं दे पाएंगे। ये मामला देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार और किसान के बीच का है, उनको निर्णय करना है। ये समझाने की बात कर रहे हैं तो भाई सुरेश राणा भी हैं और आपके ऊर्जा मंत्री भी हैं शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण है, भूपेंद्र चौधरी हैं और तमाम सारे मंत्री। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को क्यों नहीं पूछा जा रहा? वो तो बड़े जाट नेता रहे, आप बता रहे थे। नहीं, लक्ष्मी नारायण मायावती पार्टी से आए हैं ना, इनके मूल पार्टी नहीं है।
अच्छा, इसमें भी मतलब दो तरह का है, तो उनकी उतना इज्जत पानी नहीं है वहाँ। हाँ, अच्छा, वीरेंद्र जी के पास सबका रिपोर्ट कार्ड रहता है। इज्जत पानी का मामला है। दूसरा यह है कि भाई जेका गन्ना और सरकंडा में अंतर न पता हुआ है तो वो कैसे जो है समझाएगा। भाई सरकंडा तो दूसरे काम आता है। लेकिन देखिए, हम आप किसान की बात और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई चीजों को किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कहती थी 425 रुपया कुंतल कर दो गन्ने का दाम, तो आज सत्ता में नहीं कर रही है, उसको वादे तो याद दिलाया जा रहा है। किसान के साथ रियायत करो, डीजल सस्ता करो, उनकी जमीन बचाए रखो, उनकी जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना जाए, यही तो मांग रहे हैं। पर अब तो बिजली ज्यादा दे रहे हैं, वो श्रीकांत शर्मा एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे। तो बिजली, भाई तेल भी तो निकाल ले रहे हैं, कोई किसान को सस्ती बिजली तो मिल नहीं रही है। एक ट्यूबवेल का जो पहले 500 से 700 रुपए के बीच गांव में बिजली बिल आता था, अब उस ट्यूबवेल का 2,500 से 3,000 के नीचे किसी का बिल नहीं आता है मिनिमम। तो ये बीजेपी सरकार का तोहफा है किसानों को। और धर्मेंद्र मलिक जी बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें, चूंकि लोगों को पता रहती सारी बातें। तो हमारे यहाँ प्लेटफार्म टिकट 10 रुपया कर दो, कह दो कड़वी दवाई है थोड़े दिन खा लो, पेट्रोल 100 रुपया पार चला जाए, आलू 70 रुपए में बिक जाए, प्याज 100 रुपए के आसपास पहुंच जाए, महंगाई चरम पे पहुंच जाए, और बस खाली राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, यही चलता रहे। अरे इससे पेट भरना है हिंदू मुस्लिम से, और नौकरी है नहीं किसी के पास, नौकरी चर्चा ही ना हो। भाई बीजेपी को वोट इसीलिए दिया गया था ना कि भ्रष्टाचार दूर हो, लोगों को नौकरियां मिले। जब कांग्रेस के जमाने में 60-70 रुपया पेट्रोल रहा, तब बीजेपी वाले कुर्ता फाड़ के खड़े हो जाते थे, और आज 100 रुपया में लेने में इस देश के जनता को दर्द नहीं हो रहा है। तो किस पे बात की जाए? नौकरी बात ना करिए, समझ में बात खाली इतनी सी है समझने की। जी वीरेंद्र जी, देखिए किसान सबसे निरीह है। आज 80 दिन से सड़क पे बैठा है, उस पर सरकार जुल्म करे, अत्याचार करे, अहंकार दिखावे, ऐठी रहा है। ये किसका नुकसान कर रही है? किसी कमजोर के साथ ये व्यवहार किसी राजनेता और देश की सरकार को शोभा नहीं देता। एक बार आप बुला लीजिए, दौड़े चले आएंगे, बुलाते नहीं है तो ठीक है। बस इतना कहना है कि कहाँ ले जाओगे किसान के हक का दाना, और इस दुनिया को तुम्हें भी छोड़कर एक दिन जाना, तो सब पर आएगी, सबको इसी जीवन में पुण्य पाप भोगना है। लेकिन चलिए आज साहित्य में जरा कुछ बेहतरीन सुनाऊंगा, हो सकता है बीजेपी को काफी, चूंकि जमता है ये सब चीजें, उसी से जुड़ा सुनाऊंगा। हाँ, नहीं आपका तो मैं नवीन जी से जुगलबंदी समझता हूँ कि मंदिर में पूजा करें और घर में करें कलेश, और बापू तो बोझ लगे और पत्थर लगे गणेश, और बचे कहाँ अवशेष हैं दया धर्म ईमान, और पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंसान, और पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, और मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नवीन श्रीवास्तव जी, मेरा एक आपसे सीधा प्रश्न है। मैंने देखा कि आप लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं कि आप किसानों के बीच पहुंचेंगे, पार्टी लगेगी, कि आपके लीडर्स लगेंगे, लेकिन क्या कारण है कि महीने भर से ज़्यादा हो गए, बातचीत का क्रम जो भारत सरकार और किसान यूनियन के बीच टूटा हुआ था, आप उसको दोबारा बहाल करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसकी बजाय पार्टी अब किसानों के बीच गाँव में जा रही है, तो बेहतर तो ये होता कि किसान यूनियन के साथ बातचीत के क्रम को शुरू करते। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, देखिए चूंकि मेरे बहुत सारे साथी सहयोगियों ने बहुत सारे प्रश्न, आप आराम से जवाब दीजिए, तो मैं जवाब देना चाहूंगा। बड़े अच्छी आज डिबेट हो रही है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि सब अपनी बारी पर ही बोलें, बिल्कुल ठीक ना बात करें। जी। देखिए आपने पहले क्या कि बातचीत क्यों नहीं हो रही है। बातचीत का जब आखिरी दौर हुआ था तो सरकार ने एक फाइनल ड्राफ्ट दे दिया था कि इस पर आप विचार करके बताइए। उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 26 जनवरी वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक बात मैं कहूँगा, आपके साथ बड़ी विनम्रता के साथ अनुरोध करूँगा, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चैनल के मालिक हैं, एंकर हैं, और आपकी बहुत बड़ी आवाज़ है, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा जो ये घालमेल होता है ना, ये बड़ा हानिकारक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कह रही है कि यह किसानों का आंदोलन नहीं राष्ट्रद्रोहियों का है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि किसानों के आंदोलन की आड़ में राष्ट्र विरोधी ताकतें
जो अशांति फैलाना चाहती है, हम उससे अवेयर करना चाहते हैं। हम किसान को अन्नदाता, भाग्य विधाता सब कुछ मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए खालिस्तान समर्थक, टन्नू पन्नू कौन है, कौन कौन सारी चीजें सामने आ रही हैं, हम उससे जागरूक करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसानों की मांग का आंदोलन देश विभाजनकारी आंदोलन हो। पहली चीज ब्रिजेश जी, ये आपसे भी अनुरोध है जी। दूसरी बात, अभी मैं पवार साहब वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कृषि विशेषज्ञ के रूप में बैठे हैं, बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। मैं बहुत अर्थशास्त्र नहीं जानता हूं, बहुत चीजें नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनी तो 25,448 करोड़ का जो भुगतान होना था गन्ना किसानों का, हमने 25,346 करोड़ का भुगतान किया, यानी 99 पॉइंट समथिंग। और जब किसी व्यवसाय में सहूलियत मिलती है, पैसे सही समय पर मिलते हैं, तो लोग उसका विस्तार करते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की बुआई का रकबा 13% बढ़ा, उत्पादन 20% बढ़ा ब्रिजेश जी। तो कहीं ना कहीं किसानों को हमने पैसा देने में अच्छी सहूलियत दी, इसलिए रकबे बढ़े। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की 10 साल की सरकार में कुल 1,47,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मात्र 4 साल में 1,22,000 करोड़ का भुगतान किया है। अभी हमारे मलिक साहब मुंडेरवा की बात कर रहे थे, जहां टिकैत साहब जाएंगे सम्मेलन करने के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि मुंडेरवा और पिपराइच उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2 नई चीनी मिलें शुरू की। आज ILD के हमारे दुबे साहब बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह साहब का जो क्षेत्र था रमाला की चीनी मिल बंद हो चुकी थी, उसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने शुरू किया। 10 वर्षों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों ने 21 चीनी मिलों को बंद करा दिया, हमने 20 चीनी मिलों को शुरू किया। तो किसानों के हक में हम लगातार काम कर रहे हैं, किसानों के हक में, और हम अपनी इन्हीं उपलब्धियों के दम पर हम किसानों के बीच में दोबारा क्यों नहीं शुरू हो रही है बातचीत का जो अंतिम ड्राफ्ट था। देखिए इनवाइट करिए। नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आप याद करिए, आप अपने PCR देख सकते हैं, आपसे ज्यादा कोई जानकार नहीं है। किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो हमारे किसान नेताओं की यह मांग थी कि हमें यह शंका है कि सरकार MSP और मंडी खत्म कर देगी, लिहाजा यह लिखित रूप में सरकार दे कि हम MSP खत्म नहीं करेंगे। सरकार का कहना था कि संसद में कही हुई हर चीज रिकॉर्ड होती है, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री संसद में बोल चुके हैं, इसकी जरूरत। एक मिनट मलिक साहब सुन लीजिए। आप बोले। लेकिन अब उस एक मांग से शुरू ही मांग आ गई 34 मांगों तक। कानून खत्म करिए, MSP को लिखित बना दीजिए। अभी आप क्या चाहते हैं कि बातचीत? हम अभी भी वार्ता करने को तैयार हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप किसान यूनियन को निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, हम पहले शुरू कीजिए। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं ब्रिजेश जी, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं बता दूं, हम यह नहीं चाहते हैं कि किसान आंदोलन करे, किसान सरकार की वार्ता हो, उस वार्ता का एक सम्मानजनक समझौता निकले, यही हम चाहते हैं। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में जो लोग अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, हमारे सुनील साजन बड़े अच्छे मित्र, कल इनका जन्मदिन था, मैं इनको बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने देश को आज क्यों दे रहे हो बधाई? कल भी मैंने दिया था। इन्होंने एक शब्द कहा कि मोदी जी के भी मालिक हैं लोग। निश्चित रूप से साजन साहब, मोदी जी के मालिक है, मोदी जी देश के प्रधान सेवक हैं, और देश की जिस जनता ने बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनाई, वही मोदी जी के मालिक हैं। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू। प्रोफेसर पंवार, मैं जानना चाहता हूं कि एक तो किसानों के मन में शंका क्या है, पहले तो ये संक्षेप में बताइए। दूसरा, उनका क्या आर्थिक नुकसान आप देखते हैं अगर ये कानून लागू हुए तो? नहीं, किसानों के मन में शंका, कानून पढ़ने, कोई भी कानून यदि पढ़ेगा तो उससे समझ में आ जाएगा कि किसानों की शंका क्या है। प्रोडक्शन से लगा के जो खेती करने से और एक्सपोर्ट करने तक पूरा का पूरा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया जी। आप जैसे ये अभी कहते हैं कि हमने कहीं नहीं लिखा है कि किसान की हम ज़मीन ले लेंगे। यदि आप उसके फसल का रेट नहीं बढ़ाएंगे, सरकार का खुद डाटा है कि 6% किसानों को ही MSP मिलती है, 94% किसानों को तो MSP मिलती ही नहीं। अभी तो ये पूरब में इसी तरीके से आएगा। अभी तो लोग जान रहे कि हाँ, जहाँ MSP मिल रही थी उन लोगों को तो खोने का डर है, लेकिन जब बताया जाएगा किसानों को कि आपको तो मिल ही नहीं रही थी, तो एक तो वो है कि आपका प्रोडक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो किसान से जाएगा। घाटे में कितने दिन खेती करेगा किसान? एक दिन कंपनी आएगी, दे देगा उसे। दूसरा, आपने कहा ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी किसान, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है या मार्केट के उतार चढ़ाव है, इतना बड़ा कोई किसान नहीं है जो बाजार का मुकाबला कर सके। तो जब बाजार का मुकाबला नहीं कर सकता, आपने एक ताकत दे दिया उसे, तो किसान को खाली 6,000 रुपया सरकार ने कहा कि आप 6,000 रुपये में गुजारा करिए, बाकी ट्रेड जो है कॉरपोरेट के पास चला जाएगा। फिर आपका तीसरा जो है वो जहाँ ग्राहक आता है वहाँ पे आपका स्टोरेज है, मतलब आप कैसे भंडारण होगा। अभी तक भंडारण FCI करती है,
जिसका सरकार ने यदि पिछले 4 साल के बजट देखें तो 3 लाख 3.5 लाख करोड़ रुपए के घाटे में है FCI। उसे कहीं सब सरकार रीफाइनेंस करती थी, लेकिन इस सरकार ने नहीं किया। तो यदि भंडारण भी प्राइवेट के पास चला जाएगा तो फिर बचेगा क्या? फिर जो गरीब मजदूर है या दूसरे हैं, तो किसानों को ये चीज़ समझ में आ गई। कोई भी आदमी, मैं फिर दोहरा रहा इस बात को, 30 दिन तक कोई अपना घर छोड़ के, जैसे अब 80-90 दिन हो गए, वो बिना समझे नहीं बैठता। आदमी 3 घंटे नहीं किसी के पास आपके इस पॉइंट में काफी दम है। मतलब कोई 30 घंटे नहीं बैठ सकता, ये तो 90 दिन है। सुनील सिंह साजन कुछ मुद्दे रेज करना चाह रहे थे नवीन जी की। एक मिनट और हाँ, आप बोले। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, भाजपा हो सके कुछ समझा ले, लेकिन जो मीडिया अब तक उसके साथ था, जो मीडिया एक नैरेटिव तैयार करता था, अब की बार उसकी साख चली गई गाँव में। जो मीडिया कहता था कि खालिस्तान का आंदोलन है, जब किसान खुद गए वहां पे तो उन्होंने देखे हाँ तो किसान बैठे हुए, तो वो डिस्क्रेडिट हो गया। मैं अपने बारे में कहना चाहूंगा और चैनल के, हम कोई नैरेटिव बिल्डअप नहीं करते। नहीं, जो नैरेटिव बिल्डअप करते थे, मैं तो इसका टेक अवे बता रहा कि इस आंदोलन का ये प्रभाव। मैं आपकी भावना समझ सकता हूं, लेकिन सुनील सिंह साजन मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आप कुछ आपत्ति कर रहे थे नवीन जी की बात पे, तो आप अपनी आपत्ति का निस्तारण कर लें, फिर मैं सवाल पूछता हूं आपसे। जी ब्रजेश जी, क्योंकि आपत्ति इसलिए थी कि नवीन श्रीवास्तव जी लगातार झूठ बोल रहे थे। एक तो उन्होंने कहा कि किसान अलग हैं, समर्थक अलग हैं, हम बात स्वीकार कर रहे हैं, तो आप किसान के पक्ष की बात करिए, हम तो किसान के पक्ष के लिए बैठे हैं। ब्रजेश जी, आप भी आज डिबेट कर रहे हैं या लगातार इतने महीनों से डिबेट कर रहे हैं, किसानों के पक्ष में कर रहे हैं। आपने खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादियों के पक्ष में तो नहीं किए, तो आप उनसे कानूनन लड़िए, लेकिन आप किसान की सुनिए। इन्होंने कहा योगी जी ने इतना भुगतान कर दिया। हमारे सदन के साथी दीपक सिंह जी, ये बैठे हम लोग लगातार पूछते हैं कि आप ये बताओ कि कितने हजार करोड़ रुपए अभी बाकी है जो आपने भुगतान नहीं किया। अगर कुछ कर दिया तो कोई एहसान किया क्या किसानों पे? और दूसरे आप MSP की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस बात को कह रहे हैं 10,600 करोड़ पिछले सत्र का बकाया है और 7,700 करोड़ इस चालू पेराई सत्र का ये किसानों को बकाया है। तकरीबन 18,000 करोड़ के आसपास दोनों सीजनों का बकाया है। तो आप सोच लीजिए कि ये दे नहीं पा रहे। और इन्होंने कहा आप लोगों ने किया क्या? नवीन श्रीवास्तव जी, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किए, योगी जी 4 साल से उन्हीं के सहारे फीता काट रहे हैं, अपना कोई काम नहीं। समाजवादी पार्टी पहले कहती थी काम बोलता है, अब हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े। आप बताइए आपने कितना किया, हमने कितना किया। ब्रजेश जी, अगर इनकी बात मान ले कागज की, तब तो रामराज से भी बेहतर कागज पे उत्तर प्रदेश है, लेकिन हकीकत में क्या है, वो रावण राज से भी ज्यादा खतरनाक उत्तर प्रदेश है। ओके, दीपक सिंह आपके मित्र आ गए डिबेट में, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और MLC हैं, थोड़ा विलंब से ये पहुंचे। दीपक जी, स्वागत आपका। मैं उम्मीद करता हूं शायद आप जाम में फंस गए रहे होंगे। लखनऊ में थोड़ा जाम, एक ट्रैफिक जाम एक प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। हाँ, अमेठी से आया मैं। अच्छा, अमेठी से आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन की आड़ में ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन जो खोई हुई है उसे पाना चाहती है, इसी कारण प्रियंका गांधी लगातार वहां पर पंचायतें कर रही हैं। नहीं ब्रजेश जी, 2 फर्क है। कांग्रेस पार्टी का जो मालिक है वो किसान है, हम किसानों के साथ खड़े हैं चूंकि हमारा मालिक सड़क पे है, आंदोलन कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से इसलिए खिलाफ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपने मालिकों के साथ खड़े होकर किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जैसे हम पहले जमींदारी उन्मूलन की पहले देखते थे कि जिस तरह से लगान पोत न दे पाने की स्थिति में किसानों का खेत गिरवी हो जाता था, अपने खेतों में मजदूर बन जाता था, भारतीय जनता पार्टी साजिश ऐसे कर रही है। अभी सुनील साजन जी ने बताया कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, सदन में सरकार जवाब नहीं दे पाती है। जब हम पूछते हैं आपने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, लेकिन बिजली महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, खाद की बोरी में खाद कम हो गई, यंत्र महंगे हो गए, बीज महंगे हो गए, किसानों की आय घट गई, सरकार जवाब नहीं दे पाती है। सरकार जब गन्ना भुगतान की बात आती है तो भाषण करना शुरू कर देती है, दूसरे तरफ की बात करना शुरू कर देती है। गन्ने के भुगतान को लेकर सरकार ने दावा किया था कि हम सरकार बनने कितने समय में भुगतान कर देंगे। अभी हमारे भाजपा साथी कह रहे थे कि हमने जो वादा किया था, भारत कैसे भरोसा करें,
भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो जो वादा देश के साथ किया था, नवीन श्रीवास्तव को एक भी उच्च वादा- सदन ले जाओ, वहीं जवाब ले लेना एक इनसे। नहीं, इनके मंत्री नहीं दे हाँ, पाते, वहीं ले जाओ, इनके वहीं मुख्यमंत्री- इनसे सवाल किया कर। हम तो चाहते हैं, हम तो ब्रजेश चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लोग हैं सदन में आए, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, नवीन जी, अब ये गुड उद्योगपति स्पोक्सपर्सन। और ऐसे लोग पहुंचते हैं जो जवाब नहीं दे पाते, आंकड़े नहीं बता पाते। वो इसलिए नहीं बता पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल सिर्फ इवेंट किया, अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश की, मीडिया मैनेजमेंट किया, और अब किसानों पर के आप साथ राजनीति अत्याचार कर रहे हैं, करके- इसको मानने में आपको कोई इनकार नहीं होना चाहिए। आप हम राजनीति अपने को मालिक के रोकने साथ खड़े हैं, हम अपने किसान मालिक के साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी, योगी जी लगी हुई अपने आग मालिक में के साथ तंदूर खड़े में हैं। रोटियां सेकना चाहते हैं। ब्रजेश जी, मैं एक हम मैं आऊंगा, नहीं टाइम चाहते, प्लीज। ये राउंड ब्रजेश कंप्लीट जी, हम करने नहीं दीजिए, चाहते पक्का। दूसरी मुंशी चंद प्रेमचंद ओके। की किताब गोदान लिखी जाए, हम नहीं Thank you, चाहते शुक्रिया। दूसरी मदर इंडिया थैंक फिल्म यू। बने। अनिल दुबे आ गए हैं। भाई अनिल दुबे जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय लोकदल का इस किसान आंदोलन को लेकर क्या प्लान है? आप पॉलिटिकल किसान महापंचायत तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है इस आंदोलन को लेकर? देखिए ब्रजेश जी, हम किसानों के पक्ष में खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि जो किसान जिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की मांग पर केंद्र सरकार विचार करे और इन कानूनों को वापस ले, एमएसपी को कानून बनावे। देश में संविधान से चलता है, आपके आश्वासन से नहीं चला करता। तो जो संविधान में कानून की जरूरत है, कानून आप बना दीजिए, किसानों के ये कानून वापस ले लीजिए। जिन कानूनों को किसान नहीं चाहता, ऐसे कानून की देश में जरूरत नहीं है। तो जब किसान के पक्ष में हो, आप किसानों के हमदर्द बन रहे हो, तो उनके विरोध में कानून क्यों लाने की बात कर रहे हो? हमारा केवल यही एजेंडा है, किसान खुशहाल हो, किसान का आंदोलन जिन मांगों को लेकर के चल रहा है, किसानों की मांगों पर सरकार विचार करके उनको वापस ले, यही हमारा आंदोलन है। और ये जो बात कर रहे हैं, ये किसानों को विरोधी समझने का बात कर रहे हैं। आप किसानों को दुश्मन मान रहे हो और एक तरफ किसानों के हमदर्द बनने की बात कर रहे हो। तो आप किसानों के विरोधी मानना बंद करिए, उनके पक्ष में काम करिए। आप उनको अगर हमदर्द मानते होते तो 4 साल में उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। आप गन्ने का मूल्य वही है, लागत का 1.5 गुना देने की बात कर रहे थे, लेकिन आप जो है उनको 1 पैसा बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हो और 1.5 गुना तो दूर है। धर्मेंद्र मलिक, थैंक यू। धर्मेंद्र मलिक जी, अगर सरकार आपके पास बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं भेजती है, मैं ये मानता हूं कि डेमोक्रेसी में कितने भी पेचीदा से पेचीदा मसले हों, उनका समाधान वार्ता है। बातचीत की टेबल पर बहुत से कठिन मामले सुलझाए जाते हैं। आप लोग स्वयं आगे बढ़कर सरकार से बातचीत का प्रस्ताव क्यों नहीं भेजते? आप ही एक पेशकश करिए कि हम लोग बात करने आना चाहते हैं। जी नहीं, किसके पास जाएं जी? मंत्री जी ने तो लास्ट उसमें ये कह दिया था कि देखिए ये प्रस्ताव है, अगर आप इस पे कुछ विचार करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमें बता देना। तो हमने मंत्री जी को बता दिया था कि ये तो प्रस्ताव बेकार है, इसको तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। आप में के अगर प्लानिंग में कुछ बदलाव आए, आप कुछ किसानों के प्रति उदारवादी सोच अपनाए, तो आप हमें बता देना। हम तो आज भी वार्ता के लिए तैयार हैं, सरकार जब चाहे जब बात कर ले, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। और हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है ब्रजेश जी, हम तो चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर समाधान हो, हम अपने घर वापस जाएं। और अगर राजनीति हो रही है तो राजनीति भी बंद हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अच्छा मौका है। अब सब लोग ये कहने लगे कि इसमें राजनीति हो रही है। नवीन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि खालिस्तानी लोग, अरे भाई श्रीवास्तव जी, एक भी आदमी आप आज तक ला नहीं पाए, कोई खालिस्तानी मिला आपको आंदोलन के अंदर? ये किसान का आंदोलन है, पवित्र आंदोलन है। इसके अंदर, इसकी आड़ में ना कोई कुछ कर सकता है, ना इसके अंदर कोई कुछ कर सकता है। तो अभी एक और आज के द्वारा रूमर फैलाई गई, अनिश्चितकालीन आंदोलन ये कब तक आप लोग का चलेगा? की हत्या हो सकती है। आखिर इस तरह के आंदोलन की कोई मियाद होगी? नहीं, देखिए, देश का किसान तो लंबा संघर्ष करता है। अगर 2 साल भी बारिश ना हो तब भी वो फसल बोता है उसमें, तो हमारे से ज्यादा धैर्यवादी कोई हो नहीं सकता ब्रजेश जी। हम एक फसल खराब होने के बाद भी दूसरी बोते हैं, पर आप गजब का धैर्य नवीन श्रीवास्तव ने दिखाया है। बाद दोबारा राउंड में आएंगे। थैंक यू मलिक जी। हाँ श्रीवास्तव जी, गो अहेड, आप अपना पक्ष रखें। ब्रजेश जी, मैं अभी हमारे भाई दीपक सिंह जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन इस किसान आंदोलन के पीछे अपनी खोई जमीन पाने के लिए राजनीतिक दल इतने उतारू हैं। कौन कौन? आज इनकी एक बड़ी नेत्री हैं श्रीमती प्रियंका वाड्रा, उन्होंने एक किसान को कोट करते हुए ट्वीट कर दिया
कि 6 लाख रुपए हमारा नहीं मिला है और 3 लाख का हम इलाज करा रहे हैं। उस किसान का कि हमारा पिछले साल का था वो हमारा पैसा मिल चुका है। तो इतना अतिरंजित मत करिए, घटनाओं को इतना चढ़ा बढ़ा के मत प्रस्तुत करिए। और रही हो गया तो कलेक्टर से लेकर सारे अधिकारी उस किसान के दरवाजे पहुंच गए। अरे सुन लीजिए, वो भुगतान लेकर बयान करते रहिए। अभी मैं आपको एक घटना और बता दूंगा, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, किसान आंदोलन की बात मत करिए। दीपक सिंह जी, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक घटना ट्वीट कर दी थी कि गोंडा में एक पुजारी की हत्या हो गई, जबकि वो पुजारी खुद अपने पर गोली चलवाया था, उसकी मौत भी नहीं हुई। आपके प्रवक्ता ने, आपके कम्युनिस्ट पार्टी की सब ट्वीट हुआ कि जिस तरह से किसानों की बागपत में एक यमुना में एक स्वामीनारायण पुजारी की हत्या हो गई, पता चला कि उसको सांप काटा था, उसके घर वालों ने जल प्रवाह किया था। आपका ये दोहरा चरित्र और घटनाओं को रंजित करके प्रस्तुत करना ही अच्छे उद्देश्य के आंदोलन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो रावण ने और रही बात कम से कम झूठ बोलना बंद आपस में लड़िए अपनी जमीन होने के लिए। आप समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया, 25 साल धन्यवाद। मुझे डिबेट रोकना पड़ रहा है, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।